पिछली क्लास में हम लोग गॉस के प्रमेय को जाने थे हम लोग। गॉस के प्रमेय क्या होता है, उसका अर्थ क्या था। और पिछली क्लास में ही मैंने बताया था कि गॉस के प्रमेय से संबंधित जो संभावित प्रश्न जो हम बना सकते हैं उसे हम लोग जानेंगे। तो गॉस के प्रमेय क्या कहता था, थोड़ा अगर उसे हम देख लें, जान लें। देखिए, आज हम जानने वाले हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन गॉसेस थ्योरम। गॉस के प्रमेय पर आधारित प्रश्न, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसे हम हल करेंगे। हम लोग साथ में हल करेंगे। अगर कॉपी पेन होगा तो साथ में लेकर के बैठ जाइए, देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। तो गॉस के प्रमेय पर आधारित प्रश्न, तो पिछले क्लास में हमने जाना था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बंद पृष्ठ से गुजर रही थी, उसका मान होता है उस बंद पृष्ठ में निहित कुल आवेश। बंद पृष्ठ में निहित जितना भी आवेश को वह घेर रहा है उसका कुल योग करना है। कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यह था गॉस का प्रमेय, है ना। तो जितना आवेश को वह घेरता है उतना आवेश को रखना है और बट्टा ε0 को रख देना है। ε0 का मान कितना होता है, तो हमें मालूम है 8.85 गुना 10⁻⁻12। ये मान होता है ε0 का, जो कि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है फ्री स्पेस का, या फिर वायु निर्वात का निरपेक्ष विद्युतशीलता है। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, विद्युतशीलता, है ना। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तो आज हम लोग जानने वाले गॉस के प्रमेय पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। सबसे पहला प्रश्न कहता है अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ अ क्यूब। तो देखिए, एक बिंदु आवेश है Q, जिसको मिड पॉइंट यानी कि एक क्यूब है, एक घन है, उसके मध्य बिंदु पर रखा गया है, जिसकी भुजा है L। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब इज, तो उस क्यूब से, उस घन से निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो क्या होगा। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। एक बिंदु आवेश Q को भुजा L भुजा के घन के मध्य बिंदु पर रखा गया। जैसे मान लिया एक घन है, घन क्यूब, जैसे मान लिया ये घन है, तो इसके केंद्र में Q आवेश को रखा गया है। घन से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स है, तो इससे कितना विद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगा ये पूछा गया। तो चूंकि ये बिंदु आवेश को घन के केंद्र पर रखा गया है, तो हर पृष्ठ से जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा धन आवेश से, तो बाहर की तरफ जाएगा, इधर से भी बाहर जाएगा, इधर से भी बाहर, इधर से भी बाहर, इधर से भी बाहर निकलेगा और अंदर की तरफ भी जाएगा। तो सिंपल से गॉस का प्रमेय क्या कहता है। और चूंकि प्रत्येक पृष्ठ से, चूंकि यहां पर लिखा है देखिए क्वेश्चन में कि धन आवेश को, बिंदु आवेश को इस घन या क्यूब के केंद्र पर रखा गया, मध्य बिंदु पर रखा गया, है ना, मिड पॉइंट पर रखा गया, तो प्रत्येक पृष्ठ से इसकी दूरी तो समान है। तो गॉस का प्रमेय हमने अभी जस्ट पढ़ा है, E सदिश डॉट ds सदिश टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू Q/ε0। तो कितना चार्ज को इनक्लोज कर रहे हैं, कितना चार्ज को घेर रहे हैं, Q चार्ज को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है Q आवेश को बट्टा ε0। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। कौन सा ऑप्शन, ए। बस यही है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ हमें अपना कंसेप्ट सही होना चाहिए। गॉस के प्रमेय को अगर हमने अच्छे से समझा है तो आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या आंसर हो जाएगा, Q/ε0। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। देखिए, अब गॉसियन सरफेस, एक गॉसियन सरफेस है, स्फीयर है, एक्चुअली गोला है, स्फीयर है, इनक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद इन इट। एक गॉसियन स्फीयर है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को अपने अंदर घेर रहा है। द टोटल फ्लक्स अक्रॉस द स्फीयर इज, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा उस स्फीयर से, उस गोला से। हिंदी में पढ़ते हैं, एक गॉसीय गोला अपने भीतर, अपने अंदर एक विद्युत द्विध्रुव घेरता है। समझते बात। चलिए, ये हो गया गोला। अब इसके अंदर क्या रख रहा है, एक द्विध्रुव रख रहा है, द्विध्रुव। तो हम लोग को पढ़ा हुआ है, मालूम है, द्विध्रुव नाम से पता चल रहा है। द्विध्रुव मतलब -Q + Q आवेश। अल्प दूरी, स्मॉल डिस्टेंस, 2a से कुछ डिस्टेंस से पृथक रहता है, सेपरेट रहता है। तो हमें मालूम है इलेक्ट्रिक डायपोल किसको कहते हैं, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। तो परिमाण में समान परंतु विपरीत आवेश जब अल्प दूरी से पृथक होते हैं तो उन्हें हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल विद्युत द्विध्रुव वही है। तो अगर ये एक -5 कूलम का है, समझने के लिए, तो एक +5 कूलम का है।
तो गॉस का प्रमेय क्या कहता था, तो हमें पढ़ा हुआ है। तो गॉस का प्रमेय कहता है ई सदिश डॉट डी एस सदिश, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो गुजरेगा, जो पास होगा किसी क्लोज सरफेस से, वह टोटल चार्ज कुल आवेश का 1/ε0 गुना। तो यहाँ कुल आवेश कितना होगा, कोई एक विद्युत द्विध्रुव को अगर गोला के अंदर रखा गया है तो वो कितना आवेश को घेर रहा है, दोनों को जोड़ देना होगा कुल आवेश। तो -q + q, टोटल आवेश 0, टोटल आवेश 0, तो 0/ε0 कुछ भी नहीं, 0 0 ना। तो कुल विद्युत फ्लक्स का मान यहां पर अगर देखा जाए तो वो 0/ε0 0। तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में पूछता है, सिर्फ हमें कंसेप्ट को सही रखना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। कोई फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, गॉसिया गोला अपने भीतर एक विद्युत द्विध्रुव को घेरता है, तो गोले में कुल प्रवाह है वही है फ्लक्स। थोड़ा अंग्रेजी को भी पढ़ लेना, द टोटल फ्लक्स अक्रॉस द स्फीयर इज 0। क्यों 0 कोई पूछे, क्योंकि कुल आवेश जो घेर रहा है उसका मान ही शून्य हो जा रहा है, -q + q 0। तो कोई आवेश ही नहीं घेर रहा है तो फ्लक्स भी शून्य हो जाएगा, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन, क्या कहता है देखते हैं, 1 मिनट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए तो क्वेश्चन कहता है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ऐसा होना चाहिए। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मेजर किया जाता है, मापा जाता है। फॉर गॉसियन सरफेस दैट इंक्लोजेस द 3 चार्ज पार्टिकल्स इन फ्री स्पेस इज गिवन q1 = -14 नैनोकूलम, q2 = 78.85 नैनोकूलम एंड q3 = -56 नैनोकूलम। तो यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा सही कर लेना है, यहाँ पर 10⁻³ होता, 10⁻6 होता, ऐसे होता, लेकिन ये थोड़ा लिख दिया टाइपिंग में, थोड़ा कह सकते हैं कि हम लोग ऐसे लिख दिया तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं उसको समझते हैं। देखिए गॉसी सतह के लिए विद्युत प्रवाह न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम में जो 3 आवेशित कणों को वायु या निर्वात, यहाँ निर्वात होता, निर्वात में घेरता है, तो q1 का मान दिया हुआ इतना, q2 का मान इतना, q3 का मान इतना। कंसेप्ट हमें मालूम होना चाहिए। तो गॉसी सतह के लिए, गॉसी सतह मतलब जिसमें गॉस का प्रमेय लगाया जा सकता है, बंद पृष्ठ, तो उसमें 3 आवेश को घेर रहा है। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन हमें कह रहा है 3 आवेश हैं, एक बार लिख लेते हैं, एकदम आराम से समझ में आएगा। तो q1 का मान दिया है -14 नैनोकूलम, q2 प्रश्न में कहता है 78.85 नैनोकूलम और q3 का वैल्यू दिया हुआ है -56 नैनोकूलम, है ना। तो गॉस का प्रमेय कहता क्या है, तो गॉस का प्रमेय कहता है कि कुल विद्युत फ्लक्स का मान, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो भी क्लोज सरफेस से गुजरेगा, टोटल चार्ज, तो सबका टोटल कर देना। तो माइनस माइनस तो सम हो जाता है, -14 -56 कितना, -70 ना, -70 नैनोकूलम। किनको जोड़ करके, q1 और q2 को, और इसमें और q3 को जोड़ दी जाए, है ना, q2 और इन दोनों का योग में अगर जोड़ दिया जाए तो 78.85 में से 70 अगर घट जाए तो कितना बच जाएगा, 8.85 नैनोकूलम। तो टोटल चार्ज जो इंक्लोज कर रहा है, जो बंद कर रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, तीनों आवेश को हमने जोड़ दिया। q1 का मान -14 नैनोकूलम, q2 का वैल्यू दिया हुआ है, q3 का वैल्यू दिया हुआ है ना। तो माइनस माइनस तो सम कर दिया, -14 -56 -70 नैनोकूलम और -70 नैनोकूलम, और इसको अगर जोड़ दिया जाए तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 8.85 नैनोकूलम, ये टोटल चार्ज मिला। रख देते हैं, तो q/ε0, तो q का वैल्यू कितना, 8.85 नैनोकूलम। चलिए नैनो का वैल्यू 10⁻⁻⁹, बहुत बढ़िया। और इप्सनोड का वैल्यू याद रखना है आपको, 8.85 × 10⁻⁻12, है ना। देखिए 8.85 कैंसिल कर गया, क्या बचा, 10⁻⁻9 और ऊपर चल गया 10⁻12, मतलब बचा 10⁻3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 10⁻3, कौन सा, ए। वही है 103 दिख रहा है, लेकिन है समझना है थोड़ा कि 10⁻3 ही होगा, सही है। समझ में आया, कंसेप्ट पर पूरा बेस्ड है, आसान क्वेश्चन है।
तो टोटल चार्ज कर दिया, बट्टा एप्सिलॉन का वैल्यू रखा, टोटल चार्ज का वैल्यू रखा, सॉल्व किया, टोटल फ्लक्स 10⁻3, बस इतना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। चलिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या आता है, द सरफेस कंसिडर्ड फॉर गॉसेज लॉ, गॉस के नियम के लिए माने जाने वाली सतह कहलाती है। तो गॉस के नियम के लिए माने जाने वाली सतह कहलाती है गॉसी सतह। क्या कहलाती है? गॉसी सतह, गॉसियन सरफेस। बस यही था क्वेश्चन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड A। फिर से एक इलेक्ट्रिक चार्ज है Q, जिसको एक क्यूब के सेंटर पर रखा गया, क्यूब के सेंटर पर रखा गया है, जिसका साइड है A। समझ में आ रहा है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन ऑफ इट्स फेसेज, ध्यान रखना है पूरा से गुजरने वाला फ्लक्स नहीं पूछा है, वन ऑफ इट्स फेसेज विल बी। हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक विद्युत आवेश Q को A भुजा के घन के केंद्र में रखा गया है ना। A भुजा का घन है, उसके केंद्र में रखा गया है। तो इसके एक फलक पर, एक पृष्ठ पर से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा। तो थोड़ा समझ लें हम लोग, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। एक घन है ना, एक घन है, तो इसके केंद्र में एक आवेश रख दिया गया Q। हमें मालूम है कि घन का पृष्ठ कितना होता है, 6 पृष्ठ होता है। कितना पृष्ठ? 6 पृष्ठ। और प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल भी समान होगा, घन है तो गुजरने वाला फ्लक्स भी समान होगा। अब थोड़ा सा लॉजिक लगा लेते हैं। कुल जो विद्युत फ्लक्स होता, टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता, वो होता E सदिश डॉट डी सदिश बाई क्यू एप्सिलॉन नॉट। यही ना कहता है गॉस का थ्योरम कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट होता है। चलिए, तो कुल विद्युत फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस क्यूब से गुजरेगा, पास होगा, वो कितना हो जाएगा? क्यूब एप्सिलॉन नॉट, है ना। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दे देना, इसके क्या कहता है, एक फलक, एक पृष्ठ, तो एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? तो इसके पृष्ठ कितने हैं? 6 पृष्ठ। तो 6 पृष्ठ से टोटल कितना फ्लक्स गुजर रहा है? क्यूब एप्सिलॉन। तो एक से कितना गुजरेगा? 1/6, 1/6। समझ में आ रहा बात? देखिए, सबसे कितना गुजर रहा है टोटल? क्यूब एप्सिलॉन। तो इसका एक पृष्ठ से, एक फ्लक्स से, तो एक फ्लक्स से कितना गुजरेगा? तो क्यूब एप्सिलॉन का 1/6 भाग, तो कितना कर देंगे इसको? ऐसे भी कर सकते हैं, क्यूब एप्सिलॉन का 1/6। तो आंसर कितना हो जाना चाहिए? Q/6 एप्सिलॉन, है ना, क्योंकि एक पृष्ठ से पूछा है। क्लियर है? अगर सभी पृष्ठ से पूछता तो Q/एप्सिलॉन आंसर सही होता। तो कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला, Q/6 एप्सिलॉन, Q/6 एप्सिलॉन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या आता है, अगला क्वेश्चन कहता है, अच्छा सा क्वेश्चन है, समझते हैं हम लोग। देखिए क्या कर रहे हैं। अ चार्ज Q इज इनक्लोज्ड बाय अ गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस R। चलिए मान लेते हैं ये रेडियस है R, इसमें एक चार्ज Q को इंक्लूड किया गया है, Q कैपिटल Q है। चलिए Q चार्ज को इंक्लूड कर लिया, R रेडियस का, हम और एक स्फीयर मान लिया समझने के लिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इफ द रेडियस इज डबल्ड, अब देखिए Q माने पता चल रहा है, अगर रेडियस को डबल कर दिया जाए, ये कितना हो गया? 2R हो गया। तो अंदर का R था, बाद में डबल कर दिया गया रेडियस, तो एक और स्फीयर हो गया। तो ये था स्फीयर S1 शुरू वाला, बाहर वाला बड़ा वाला का हो गया S2 स्फीयर मान लिया। देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी, तो जो बाहर निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए समझते हैं धन आवेश है प्लस Q, तो इसके कारण जो भी फ्लक्स होगा वो तो बाहर की तरफ जाएगा, जाएगा कि नहीं? सब तरफ से बाहर की ओर, है ना, बाहर की तरफ जा रहा है। एक आवेश Q है, त्रिज्या R का एक गॉसीय गोलाकार सतह से घिरा हुआ है। Q गॉसीय R त्रिज्या का गोलाकार सतह से घिरा हुआ है, ये आवेश Q कैपिटल Q। यदि त्रिज्या को दोगुना कर दी जाए, देखिए दोगुना कर दिया, 2R कर दिया, ये बड़ा वाला गोला, बाहर वाला गोला, तो बाहरी विद्युत प्रवाह होगा, मतलब बाहर से जो विद्युत प्रवाह मतलब विद्युत फ्लक्स होगा,
तो कितना होगा? तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। तो यहां पर देखा जाए तो अंदर वाला जो गोला है तो उससे कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है? 1 2 3 4 5 6, ऐसे समझने के लिए 6। तो बाहर वाला जो बड़ा वाला है जब दोगुना कर दिया गया तो क्या 12 गुजर रहा है? नहीं, अभी भी तो 6 ही गुजर रहा है, 6 ना गुजर रहा है, 6 ही ना गुजर रहा है। अगर हम और एक गोला को मान लेते हैं यहां बीच में, और एक गोला, तो क्या 12 गुजरता? नहीं, तो पर भी 6 गुजरता। तो अगर सममिति के क्षेत्र में चला जाए, सममिति में, क्योंकि आवेश तो सभी गोला के केंद्र पर है, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होंगी, जो पृष्ठ से होकर के गुजर रही हैं, जो विद्युत फ्लक्स का निर्माण कर रही है, अगर क्षेत्रफल को 2 गुना 4 गुना 5 गुना भी कर दिया जाए तो पर भी फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। देख पा रहे हैं ना हम लोग कितना विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं? 1 2 3 4 5 6। अगर S1 से 6 गुजर रही है तो बाहर वाला जो S2 है इससे भी 6 ही गुजर रही है, तो विद्युत फ्लक्स में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? अपरिवर्तित रहता है, रिमेन्स अनचेंज्ड। सही है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है? द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। चलिए फ्लक्स में समझते हैं हम लोग। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता था? ई सदिश डॉट डी एस सदिश, थोड़ा सा पृष्ठ के लिए, है ना। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या आता था? न्यूटन प्रति कूलम। और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का आ गया मीटर स्क्वायर। तो हम लोग को सबको याद रखना है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वो हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब थोड़ा दिमाग घूमता है, इसलिए घूमता है क्योंकि अरे यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम तो कहीं है ही नहीं, नहीं ना है। टेस्ला है, न्यूटन है, वोल्ट है, वोल्ट मीटर है, तो कौन सा सही होगा? तो थोड़ा यहाँ पर अपना भी दिमाग को लगाना है, और कौन सा सही होगा पता कर सकते हैं हम लोग। देखिए कैसे, देखिए कैसे। तो इसको अगर देखा जाए तो इसको हम कैसे, न्यूटन मीटर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर इंटू मीटर, और प्रति कूलम जो है बट्टा में कूलम, लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं ऐसे। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, न्यूटन मतलब किसको बता रहा है? बल को। मीटर मतलब किसको बता रहा है? विस्थापन को या डिस्प्लेसमेंट को, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को। तो बल गुना विस्थापन क्या हो जाता है? वर्क होता है, वर्क होता है ना, वर्क होता है बाई सी। सी क्या है? कूलम। कूलम मतलब किसको बता रहा है? चार्ज को बता रहा है, बता रहा है। और इनटू फिर से क्या आ गया? मीटर आ गया, है ना जी। तो बल गुना विस्थापन क्या हो गया? कार्य। कूलम आवेश को दर्शा रहा है, मीटर मीटर। अब एक चीज को हमें हमेशा याद रखना है, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा है और 12th में तो पढ़ा ही पढ़ा है। विभव और कार्य में एक संबंध था, विभव बराबर होता था कार्य बट्टा आवेश। विद्युत विभव बराबर कार्य बट्टा आवेश। तो कार्य बट्टा आवेश मतलब विभव, विभव मतलब वोल्ट, विभव मतलब वोल्ट, और ये बच गया हमारा मीटर, तो वोल्ट मीटर, है ना। तो इसी को घुमा करके हम लोग क्या लिख सकते हैं? वोल्ट मीटर। देखिए वोल्ट मीटर, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला। तो ऑप्शन डी सही होगा। तो विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक या तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होगा या होगा वोल्ट मीटर, है ना। तो आज हमने जो पिछली क्लास में गॉस के प्रमेय को जाना था, तो उससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कुछ थे जिन्हें हमने हल किया है। तो आपको आगे भी और भी कुछ कुछ टॉपिक को लेकर के मैं आऊँगा और हम लोग साथ में इस तरह से डिस्कस करते रहेंगे। कृपया हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।